Assalamu alaikum. Welcome to my online English language class. हमारा प्रीवियस क्लास एक्टिव पैसिव की डिफिनीशन, यूजेज और बेसिक रूल्स के हवाले से था और हमारा आज का क्लास उसी चेन की एक कड़ी है। आज हम इस क्लास में टेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी उन्हीं पहले पढ़े हुए या बताए गए रूल्स के मुताबिक उन्हें मद्देनज़र रखते हुए टुडे वी विल ट्राई टू चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। सो लेट्स बिगिन। द वेरी फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। Present and definite tense. Present and definite tense. Now we will change the first type of sentences like affirmative sentences. We will change affirmative sentences from active to passive. Active-wise, passive-wise. In active-wise, we have formula like plus object. In passive, we have formula like subject. Active-wise, subject plus first form of the verb plus object. Passive-wise, object plus is or am plus verb third form plus by subject. If the sentence is like we learn English. English is object, we will put English in the beginning of passive sentence. English by us. We learn English. English is learned by us. या इसी तरह she works hard. वो मेहनत करती है, उससे मेहनत की जाती है. She works hard. Now work hard. It is a single word. Work hard. मेहनत करना. In this sentence we don't have any object. इस जुमले में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन वर्क हार्ड एक ऐसा वर्ब है जिसकी अगर जगह तब्दील की जाए, हार्ड को पहले और वर्क को बाद में इस्तेमाल किया जाए तो इससे नाउन बनाया जा सकता है। इसलिए हम वर्क हार्ड को हार्ड वर्क में चेंज करते हैं क्योंकि इस जुमले में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सो without object it is impossible for us to make a passive sentence. ऑब्जेक्ट के बगैर पैसिव जुमला नामुमकिन है, इसलिए हम इस वर्क को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। We will change the places of work and hard. वर्क और हार्ड की जगह आपस में तब्दील करते हैं। So if we change its place, it will become hard work. Hard work is done by her. She works hard. वो मेहनत करती है। Hard work is done by her. उससे मेहनत की जाती है। इसी तरह You need to take exam. तुम्हें इम्तिहान देने की जरूरत है। You need to take exam. Okay. अगर आपके पास एक ऐसा जुमला है जिसमें दो वर्ब हैं, जिस तरह के need और take, और इन दोनों वर्बों के दरमियान से to या for मौजूद हो, लाजमी बात है to के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फुल इन्फिनेटिव केस है, और अगर हम for इस्तेमाल करें तो for के बाद ing इस्तेमाल करते हैं जो कि जेरंड केस है। सो अगर टू या फॉर है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों वर्ब एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, एज ए मेन वर्ब। इसलिए हमने दोनों वर्बों को फिर थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी पैसिव में चेंज करना है, क्योंकि दोनों एज ए मेन वर्ब है। यू नीड टू टेक एग्जाम। नाउ एग्जाम, यू नीड टू टेक एग्जाम, एग्जाम इज नीडेड टू बी टेकन बाय यू, राइट? सो if we have two verbs, then we put both of the verb into third form, means both of them are changed to passive, or to is followed by be because to is always followed by the very first form of the verb. to के बाद हमेशा verb के first form इस्तेमाल होता है, इसलिए to के बाद हम be लगाते हैं, फिर दूसरे verb की भी हम third form इस्तेमाल करते हैं। और अगर दो verb है और दोनों वर्बों के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, जिस तरह के अगर दो वर्ब है, I ask him to assist me, मैं उसे मदद करने को कहता हूं। Now ask वर्ब है, to assist वर्ब है, लेकिन इन दोनों वर्बों के दरमियान ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। अगर दो वर्बों के दरमियान ऑब्जेक्ट मौजूद हो
फिर पहले ऑब्जेक्ट तक हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद जो हिस्सा है, जो एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस है, इसके बाद जो हिस्सा है उसको जिस तरह एक्टिव में इस्तेमाल किया गया है इसी तरह इसको पैसिव में सिर्फ कॉपी करते हैं। I asked him to assist me. Now ask और assist ऑब्जेक्ट बीच में मौजूद है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम एज ए मेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं इस तरह के he is asked to assist me या he is asked by me to assist me। अब इसमें he is asked to assist me, इसमें दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, क्योंकि मदद भी मैं मांगता हूं और मांगता भी अपने लिए हूं। सो दैट इज व्हाई ओनली one time we use me. I asked him to assist me. He is asked to assist me. Right? यानी अगर दो वर्ब है और दोनों वर्बों के दरमियान ऑब्जेक्ट मौजूद है तो पहला वर्ब हम पैसिव के मुताबिक चेंज करते हैं, जबकि दूसरा वर्ब इसी तरह सिर्फ इसको कॉपी करते हैं, वहां पर इसको चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। Now we will read about its negative sentences. In negative sentences, the only change we bring is to put not after helping verb, both an active and passive. Active passive दोनों में helping verb के बाद हम not इजाफा करते हैं। मसलन subject active वॉइस में do does के हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में do does are used as helping verb। do does के बाद हम नॉट इजाफा करते हैं, सब्जेक्ट प्लस do or does प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस is are in प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस by subject। Here we use do does according to subject, but here we use is are in according to object। मसलन I do not know him, मैं उसे नहीं जानता हूं, वो मुझसे नहीं जाना जाता है। I do not know him. Now him is changed to his subjective case, he to me। I do not know him, he is not known to me। याद रखिए नो के बाद पैसिव वॉइस में हमेशा टू इस्तेमाल होता है। नो इज फॉलोड बाय टू, नॉट बाय बाय। बाय नो के बाद इस्तेमाल नहीं होता, बाकी जुमलों में हम बाय प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब नो आता है तो नो इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, नो के बाद टू इस्तेमाल होता है। I do not know him, he is not known to me। It is wrong if you say he is not known by me। अगर हम इस तरह कहें he is not known by me, so it is wrong, गलत है। So no के बाद हमेशा to इस्तेमाल होता है, he is not known to me। इसी तरह he does not tell lie, वो झूठ नहीं बोलता है, उससे झूठ नहीं बोला जाता है। He does not tell lie, lie is not told by him। या You do not speak clearly, आप साफ तौर पर नहीं बोलते। You do not speak clearly। If you have a sentence like this, अगर आपके पास इस किस्म का जुमला है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, clearly is adverb of manner, एडवर्ब है इसलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। You do not speak clearly, आप साफ तौर पर नहीं बोलते। अब ऐसा जुमला, इससे पहले हम पढ़े हैं एक जुमला था हमारे पास we do not work hard। so या work hard एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी जगह अगर आप तब्दील कर ले, हार्ड वर्क कर ले, तो इससे नाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसको आप कन्वर्ट करके या उसकी प्लेस चेंज करके आप उसे नाउन बना लें। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे लिए जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक ए पैसिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट के बगैर हम पैसिव जुमला नहीं बना सकते। सो इन दिस केस इफ वी हैव सेंटेंस लाइक दिस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास इस किस्म का जुमला है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देन वी यूज इट एज ऑब्जेक्ट, फिर हम इट को बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यू डू नॉट स्पीक क्लियरली, इट इज नॉट स्पोकन बाय यू क्लियरली। You do not speak clearly, it is not spoken by you clearly। Means if we don't have an object and we don't have a word which can be converted into object, then we have the option to use it। अगर हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके उससे नाउन बनाया जा सकता है, so okay। If you don't have like that, अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब नहीं है, then we have the option to use it। फिर हम it को इस्तेमाल करते हैं। Interrogative sentences, third number।
Interrogative sentences. In interrogative sentences, the only change you bring is just to put helping verb before subject, both in active and passive, and put a sign of interrogation at the end. Interrogative sentences हम किसी भी टेंस के बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में और आखिर में सवाल या निशान डालते हैं. Question. Active formula: do does plus subject plus verb first form object with question mark. Passive formula is rm plus object plus verb third form plus by subject question mark. मसलन do you attend the meeting? क्या मीटिंग में या इजलास में शिरकत करते हैं? क्या इजलास में आपसे शिरकत की जाती है? Now meeting is singular, then it is followed by is, so we will put is before object. Do you attend the meeting? Is meeting attended by you? या इसी तरह does he ask the teacher question? क्या वो उस्ताद से सवाल पूछता है? Here we have two objects, teacher, question. One is indirect object, one is direct object. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर किसी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है यानी सिंगल ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट वर्ब से अफेक्टेड है, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. फिर चाहे वो इंसान को ज़ाहिर करे या किसी चीज़ को या जगह को ज़ाहिर करे. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए यानी इनडायरेक्ट को हम यूं डिफाइन करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स अ पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन और फॉर होम समथिंग इज डन. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस शख्स को जाहिर करता है जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसे कोई चीज दे दिया जाता है. यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इंसान को जाहिर करते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आप अगर डायरेक्ट उसको वर्ब के साथ डायरेक्ट इस्तेमाल करते तो भी इंसान को जाहिर किया कर सकते हैं. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा उस शख्स को जाहिर करते हैं जिसके लिए कोई काम किया जाता है या जिसे कोई चीज दे दिया जाता है, माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके लिए है. अब फर्क ये है, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में इस्तेमाल करते हैं, सो यू नीड नॉट टू पुट एनी प्रीपोजिशन बिटवीन देम. अगर आप इनडायरेक्ट पहले इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है तो इनके दरमियान प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है. फिर ये फार्मूला एक्टिव वॉइस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है. और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में इस्तेमाल करते हैं, then you need to put a preposition before indirect object. मसलन अगर मैं क्वेश्चन पहले इस्तेमाल करूं, does he ask question from the teacher? From the teacher. Now टीचर से पहले मैं from इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अगर मैं टीचर पहले इस्तेमाल करूं so the use of preposition will be eliminated. उसको फिर हम खत्म कर दें. तो ये केस एक्टिव में भी है, पैसिव में भी है. You can make either of the two objects as a main object in passive sentence. आप पैसिव जुमले में इन दोनों में से किसी को भी बतौर मेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. टीचर को भी बतौर मेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन को भी बतौर मेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन याद रखें, अगर आपने टीचर पहले इस्तेमाल किया तो इस क्वेश्चन से पहले फिर प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. और अगर आपने क्वेश्चन को पहले इस्तेमाल किया, then you need a preposition to be used before teacher. फिर टीचर से पहले, चूंकि टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. Now we will change in both ways. दोनों तरीकों से उसको चेंज करते हैं. We will just put teacher in the negative first. Is the teacher asked question by him? Or is the teacher asked question by him? Or is question asked from the teacher by him? यानी अगर आप टीचर को एज मेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन से पहले प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है. और अगर आप क्वेश्चन पहले इस्तेमाल करते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी टीचर से पहले आप कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर इस्तेमाल करोगे. Here we use from. Okay. Now fourth number, WH questions or information questions. In WH question or information question, the only change you bring is just to put WH word before interrogative formula. WH questions में हम सिर्फ एक ही तब्दीली, चाहे वो एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में है, बाकी वही इंट्रोगेटिव फार्मूला है, इसको इसलिए मैंने रिमूव नहीं किया है. बाकी वही इंट्रोगेटिव फार्मूला है. इस इंट्रोगेटिव फार्मूले से पहले सिर्फ हम WH लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. WH plus do does plus subject plus for first form object with question mark active formula. WH plus is RM plus object plus for third form by subject with question mark passive formula. Maslan, if the sentence is like what do you do? आप क्या करते हैं?
आपसे क्या किया जाता है। याद रखें, जिस जुमले में व्हाट आता है उसमें अक्सर ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिकॉज व्हाट इटसेल्फ इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। व्हाट खुद बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, इसलिए फिर उस जुमले में व्हाट में, जिस जुमले में व्हाट हो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डू यू डू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, डू एज ए वर्ब पर हमारा जुमला खत्म है, तो यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट को फिर इस्तेमाल नहीं करते। व्हाट डू यू डू, what do you do, what is done by you। Here is, after is we have directly put third form of do। what is done by you मतलब ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। सिमिलरली who teaches you English, who teaches you English, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। who is used as subject because who shows the person who teaches you English। who उस शख्स को जाहिर करता है जो आपको अंग्रेजी पढ़ाता है। who teaches you English, so who is used as subject of in action। अगर who बतौर सब्जेक्ट हो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में by whom में चेंज करते हैं। here again you have two objects, यहाँ पर फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, you और English। the same formula, the same cases for these two objects as well। who teaches you English, first we will change who to by whom। who teaches you English, by whom are you taught English। or you can also change the sentence like, you can also say like, by whom is English taught to you। if you use you as main object then you need not to put any preposition before English, but if you use English as main object then you need to put a preposition before indirect object you। by whom is English taught to you। okay, this was the very first tense, present and definite tense, that we changed from active to passive। hope you will have got every rule, every sentence, and if you have any kind of question, if there is any kind of confusion, अगर आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा, then you can put your comment in comment box। फिर आप comment box में अपने comments छोड़ सकते हैं। जो मुश्किल है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप उसको कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आपको अगले लेसन में जवाब मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।